प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में अध्याय 4 में मानव विकास का अध्ययन करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट पूरी दुनिया में सबसे ज्वलंत विषय रहा है और चर्चा का विषय रहा है। तो मानव विकास के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मानव विकास क्या है? सबसे पहले ये प्रश्न उठता है, मानव विकास क्या है? और इस विकास को समझने से पहले हमें वृद्धि और विकास में अंतर को जानना होगा। तो देखिए, आप जब एक पौधा लगाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके बाद एक पूरा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष बनने के बाद यदि वह फलदार पौधा है और उस पर फल नहीं लगते हैं तो आप पाते हैं कि इस पौधे में वृद्धि तो हुई है लेकिन इसका गुणात्मक विकास नहीं हुआ है। तो इस उदाहरण से भी हम वृद्धि और विकास में अंतर समझ सकते हैं कि वृद्धि जो है वो भौतिक और मात्रात्मक होती है, जिसमें यह मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है और गुणात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसमें मात्रात्मक वृद्धि भी शामिल रहती है। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है वृद्धि और विकास में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक पहलू है, यानी किसी चीज की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे कि एक नगर है और उसकी जनसंख्या एक समय विशेष में 2 करोड़ है, 2 लाख है, और कुछ समय बाद में उस नगर की जनसंख्या में 1 लाख की वृद्धि होकर 3 लाख हो जाती है। तो उस नगर की वृद्धि हुई है, लेकिन उस नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो उस नगर में वृद्धि तो हुई है लेकिन वहां पर विकास का अभाव है। इस प्रकार विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं। तो वृद्धि और विकास में पहला अंतर ये है कि वृद्धि केवल भौतिक परिवर्तन को या जो संख्यात्मक वृद्धि है, मात्रात्मक वृद्धि है, उसको ही इंगित करती है। और वृद्धि प्लस और माइनस यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है तथा यह मूल्य निरपेक्ष होती है, अर्थात इसमें मूल्य का कोई महत्व नहीं है। मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास हमेशा ही गुणात्मक परिवर्तन होता है और विकास में हमेशा वृद्धि भी शामिल होती है। वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। इसलिए वृद्धि के साथ साथ वह वृद्धि गुणात्मक हो और उसमें मूल्यों का समावेश होता है, इसलिए वृद्धि हमेशा मूल्य सापेक्ष होती है। इस प्रकार वृद्धि में ग्रोथ के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी शामिल होता है। तो इस प्रकार आपको वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आते हैं कि विकासहीन वृद्धि और विकास युक्त वृद्धि क्या है। देखिए, विकासहीन वृद्धि से तात्पर्य है कि एक कोई भी क्षेत्र है या नगर है तो वहां पर उसकी अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था का उदाहरण लेते हैं, तो एक देश की अर्थव्यवस्था में संख्यात्मक रूप से वृद्धि हो रही है और वह निरंतर हर वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है। मात्रात्मक रूप से उसकी जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़ रही है, लेकिन मानव विकास का स्तर वहां पर अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति को हम विकासहीन वृद्धि कहेंगे। वहां पर अर्थव्यवस्था में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन नागरिक जो वहां के हैं उनको आधारभूत सुविधा ही नहीं मिल रही, इसलिए ऐसी वृद्धि विकासहीन वृद्धि कहलाती है। विकास युक्त वृद्धि ऐसी स्थिति होती है, इसमें जैसे कोई देश है तो उसकी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और उसकी वृद्धि हो रही है, तो उससे हम पता ऐसे लगाएंगे कि उसमें विकास जो है वो मूल्य, मानवीय जो मूल्य हैं, आधारभूत जो सुविधाएं हैं, उनका भी वहां पर उत्थान हो रहा है। तो जो मानव अर्थव्यवस्था है उसमें संख्यात्मक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक जो परिवर्तन भी होते हैं, ऐसी स्थिति को हम
विकास युक्त वृद्धि कहते हैं। तो विकसित जो देश हैं उनमें सामान्य रूप से विकास युक्त वृद्धि की जो अवस्था है वो पाई जाती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि मानव विकास की जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए, मानव विकास की परिकल्पना का प्रतिपादन पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया। तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1990 में महबूब उल हक ने मानव विकास प्रतिवेदन की इस महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा। उसमें भारत के अमर्त्य सेन का भी योगदान है और अमर्त्य सेन को क्षमता उपागम विकसित करने के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो जो परिभाषा दी गई है यहाँ पर मानव विकास की वो ये है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। यानी विकास का तात्पर्य है कि लोगों के पास जो विकल्प हैं उनकी वृद्धि करना और लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना, जिससे वो सार्थक जीवन जी पाए। तो सार्थक जीवन क्या है? सार्थक जीवन केवल लंबी आयु ही नहीं है, बल्कि सार्थक जीवन का तात्पर्य है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन। यानी कि सार्थक जीवन में वहाँ के नागरिकों के द्वारा अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और वो अपने राष्ट्र, देश और विश्व मानव समुदाय के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार के जीवन को ही सार्थक जीवन कहा गया है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत ही अच्छा कार्टून दिखाया गया है जिसमें एक तरफ एक व्यक्ति ये कहता है, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो? तो वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है कि 1 साल बाद या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं किसी को मार दूंगा और जेल में होऊंगा। जबकि एक दूसरा उदाहरण इसी में दिया गया है और उसमें एक महिला है, वो कहती है कि 1 साल बाद मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करूंगी। तो इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि इसमें कौन सा व्यक्ति जो है वो सार्थक जीवन जीने की बात करता है। इसलिए मानव विकास का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की दीर्घ आयु के साथ साथ उसका जीवन बेहतर हो और वह समाज में अच्छे कार्यों में मदद भी करे। तो इस प्रकार यहाँ पर शो ने एक अपनी परिभाषा भी दी है और शो जो महान विद्वान रहे हैं उन्होंने कहा है कि आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों हैं। अर्थात इन्होंने कहा है कि जो सामान्य लोग होते हैं वो आज जो वस्तुएं हैं उनको देखकर पूछते हैं कि ये वस्तुएं क्यों हैं, लेकिन मैं जो हैं वो उन वस्तुओं का सुपन देखता हूँ जो नहीं है और मैं सवाल पूछता हूँ कि वे वस्तुएं क्यों नहीं है। अर्थात एक स्टेप आगे रहने की बात करते हैं। तो इस प्रकार मानव का विकास जो है वो मानव की स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना तथा उनके पास अवसरों के अधिक अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना ही मानव विकास से संबंधित है। तो हमने मानव विकास के बारे में पढ़ा है, मानव विकास की परिभाषा के बारे में जाना है कि मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करना और उसके अवसरों को अधिकाधिक बढ़ाना ही मानव विकास है तथा मनुष्य एक बेहतर और सार्थक जीवन जी सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 स्तंभ माने गए हैं। 4 स्तंभ ही मानव विकास को सफल बनाने के लिए उपयोगी हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? 4 पिलर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 पिलर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है समता, समता यानी इक्वालिटी। दूसरा है सतत पोषणीयता। तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। इस प्रकार सबसे पहले हम जानेंगे कि समता क्या है। समता से तात्पर्य होता है व्यक्ति की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार उसको अवसर उपलब्ध कराना।
अवसरों की समान पहुंच उपलब्ध कराना। पिछड़े वर्गों विशेष रूप से और महिलाओं को जो अवसरों से वंचित रह जाते हैं, उनको भी आवश्यकता अनुसार अवसरों को उपलब्ध कराना ही समता है। तो जो समाज सभी वर्गों को समान रूप से अवसरों की समता उपलब्ध कराता है, वह समाज और देश विकास की श्रेणी में आगे रहता है। समता और समानता में थोड़ा अंतर भी हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि समता का तात्पर्य होता है व्यक्ति की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार, जबकि समानता जो है वो निर्बाध रूप से लागू होने वाला फैक्ट है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम दो व्यक्ति लेते हैं, एक ए और एक बी। यहाँ पर ए व्यक्ति जो है वो 2 रोटी खाता है और बी व्यक्ति है वो 6 रोटी खाता है, और उपलब्ध जो संसाधन के रूप में है वो 8 रोटी हमारे पास उपलब्ध है। तो अब जो समानता का सिद्धांत है वो तो ये कहता है कि दोनों ही व्यक्तियों को 4-4 रोटियां दी जाएं। 4-4 रोटियां अगर इनको दी जाएंगी तो ये समानता का सिद्धांत है कि संसाधनों का यहाँ पर समानतापूर्ण बंटवारा हुआ है। लेकिन समता जो शब्द है उसका अर्थ है व्यक्ति की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकता केवल 2 ही रोटियों की है और 2 रोटियों से उसकी आवश्यकता संतुष्ट होती है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति को 2 रोटी मिले, और बी जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकता 6 रोटियों की है, 6 रोटियों से उसकी भूख तृप्त होती है, तो उसको 6 रोटियां मिले। तो यह है समता। अगर हम इनमें समानता रखेंगे तो इस व्यक्ति के पास आधिक्य हो जाएगा संसाधनों का, और बी व्यक्ति के पास कमी रह जाएगी। इसलिए यहाँ पर समता शब्द का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर किया गया है। एनसीईआरटी की पुस्तक बेहद संक्षेप में है, लेकिन इसकी भाषा इतनी बेहतरीन है, तो इसलिए हम एक और वीडियो बनाएंगे कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ते समय हम शब्दावलियों की व्याख्या कितने बेहतर तरीके से करते हैं। यही निर्भर करता है कि आप इस पुस्तक को कितने अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार संसाधनों का समतापूर्ण बंटवारा जो है वो एक समाज को विकास की श्रेणी में आगे लेकर आता है। तो दूसरा हमारा मुख्य बिंदु है वो है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का तात्पर्य होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अर्थात इसका मतलब ये है कि एक समाज या राष्ट्र में नागरिकों को एक बार आपने संसाधन या अवसर उपलब्ध करा दिए, उसके बाद संसाधनों और उपलब्धता का अभाव हो गया, तो फिर वह विकास नहीं है। इसलिए जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें सतत पोषणीय विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को अपनाना होगा, और उसके लिए हमें संसाधनों का सदुपयोग करना होगा। अर्थात हमें संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना होगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचा कर रखना होगा। इस प्रकार दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु हो गया सतत पोषणीयता। अब इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है उत्पादकता। तो मानव विकास का तीसरा आधार स्तंभ है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। उत्पादक से तात्पर्य होता है लोगों में क्षमता निर्माण द्वारा उत्पादकता को बढ़ाना। यानी समाज में जो नागरिक निवास करते हैं उनमें उत्पादकता को बढ़ाना, उनकी क्षमता का निर्माण करके। और यह तब संभव है जब समाज में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वो किसी उद्योग में काम करता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब है, तो फिर वह उद्योग के उत्पादन में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए यदि समाज में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो फिर वह व्यक्ति अच्छे तरीके से जोश के साथ उद्योग में काम करेगा और वहाँ पर उत्पादकता वृद्धि में अपना योगदान देगा, और इससे इसके साथ साथ देश की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। तो इस छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि उत्पादकता जो है वो लोगों की क्षमता निर्माण से संबंधित है, और क्षमता निर्माण का तात्पर्य होता है कि लोगों का कौशल विकास करना तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनको सही समय पर उपलब्ध कराना।
और चौथा जो स्तंभ है मानव विकास का, उसका नाम है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट वास्तव में इन चारों बिंदुओं में सबसे सशक्त बिंदु है। सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान करना, अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक नागरिक को विकल्प चुनने की शक्ति प्रदान करना ही सशक्तिकरण है। हमने देखा है कि समाज में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, वर्गों के लोग निवास करते हैं और सभी को संसाधनों तक पहुंच के अवसर भी समान नहीं मिलते तथा उनका सशक्तिकरण भी समान रूप से नहीं हो पाता। तो लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए यहाँ पर हमें लोकोन्मुख नीतियाँ अपनानी होगी, अर्थात लोकोन्मुख नीतियाँ अपना करके हम जनता का अधिकतम सशक्तिकरण कर सकते हैं तथा सुशासन को अपनाना होगा। तो जो पिछड़े वर्ग हैं या महिलाएं हैं या अन्य कुछ और नागरिक वर्ग हैं जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनका सशक्तिकरण करके ही देश का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे सामने मानव विकास के 4 स्तंभ सामने आते हैं और इन 4 स्तंभों के नाम हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इन 4 पहियों के ऊपर ही किसी भी देश के विकास की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। मानव विकास की समस्याओं को देखने के अनेक तरीके हैं। उनमें से मानव विकास के प्रमुख 4 उपागम माने गए हैं। उपागम से तात्पर्य होता है अध्ययन की शैली। तो जो मानव विकास है उसको हम किस तरह से मापें और उनका अध्ययन हम किस तरीके से करें। तो उसका सबसे पहला जो उपागम है वो है आय उपागम। आय उपागम मानव विकास के सभी उपागमों में सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें मानव के आय स्तर के अनुसार विकास के स्तर को मापा जाता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक होती है और उसका आय स्तर उच्च होता है तो उसका विकास का स्तर भी उच्च माना जाता है। इसी प्रकार जैसे किसी देश की जीडीपी की ग्रोथ उच्च है तो उस देश के विकास का स्तर भी उच्च माना जाता है। दूसरा जो प्रमुख उपागम है वो है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम में आय के स्तर से भी आगे बढ़कर के सभी प्रकार के कल्याण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देता है। यह सभी विकासात्मक कार्यों को सबसे महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि विकासात्मक कार्य आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण करते हैं जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। तो ये विकासात्मक कार्य हैं, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे अनेकों विकासात्मक कार्य होते हैं जो मानव समाज के विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार कल्याण उपागम जो है वो व्यक्ति के कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता देता है। तीसरा जो प्रमुख उपागम है वो है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, जिसे हम आधारभूत आवश्यकता उपागम भी कहते हैं। आईएलओ के द्वारा इस उपागम को प्रस्तावित किया गया है। आईएलओ की फुल फॉर्म होती है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित आधारभूत आवश्यकता उपागम में आधारभूत आवश्यकताओं के विकास पर बल देता है और यह मानव समाज की 6 आधारभूत आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। तो वो 6 आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? एक है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है भोजन, चौथी आधारभूत आवश्यकता है जलापूर्ति, पांचवी है स्वच्छता और छठी है आवास। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के बेहतर जीवन के लिए इन 6 आधारभूत आवश्यकताओं का पूरा होना यह उपागम बहुत ही जरूरी मानता है। इसी प्रकार जो चौथा उपागम है जिसे हम क्षमता उपागम में कहते हैं या कैपेसिटी अप्रोच कहते हैं, तो क्षमता उपागम नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में क्षमता उपागम के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार भी
प्रदान किया गया था। क्षमता उपागम से तात्पर्य है कि व्यक्ति के कौशल में वृद्धि करना और उसके अवसरों के चुनने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि करने को उन्होंने क्षमता उपागम से लिया है। इस प्रकार मानव समाज में जो नागरिक हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और उनकी क्षमताओं को और बेहतर बनाना ही इस क्षमता उपागम का उद्देश्य है। मानव विकास को मापने की विभिन्न विधियां प्रचलित हैं। मानव विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, डी से डेवलपमेंट और पी से प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 से मानव विकास प्रतिवेदन के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित करना प्रारंभ किया। उस रिपोर्ट को हम HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यूएनडीपी जो है वो HDI सूचकांक का मापन करती है और उसके आधार पर विश्व के विभिन्न देशों को श्रेणीबद्ध रूप से क्रम से रखती है और विभिन्न देशों के मानव विकास के स्तर को दर्शाती है। मान लीजिए इस रिपोर्ट में किसी भी देश का क्रम संख्या 1 पर नाम है तो इसका मतलब होता है कि उस देश का मानव विकास सबसे उच्च श्रेणी का है और सबसे निचले पायदान पर जिस देश का नाम होता है इसका तात्पर्य है कि उस देश में मानव विकास का स्तर अत्यंत निम्न है। तो इस प्रकार यूएनडीपी की रिपोर्ट हमें विश्व के विभिन्न देशों में मानव विकास के स्तर को जानने में सहायता करती है। लेकिन विश्व में एक देश ऐसा भी है जो आर्थिक वृद्धि या फिर आय में वृद्धि को ही मानव विकास नहीं मानता, बल्कि वह समस्त सकल राष्ट्रीय खुशहाली को ही मानव विकास मानता है। तो भूटान एक ऐसा देश है जिसने मानव विकास को मापने की एक नई तकनीक या विधि अपनाई है जिसे उन्होंने GNH, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का नाम दिया है। जी से ग्रोस, एन से नेशनल और एच से हैप्पीनेस। तो भूटान विश्व का एक ऐसा देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को मापता है तथा इसके 3 प्रमुख आयाम हैं। एक है भौतिक उन्नति, दूसरा है आध्यात्मिक उन्नति और तीसरा है तकनीकी उन्नति। भूटान का मानना है कि कोई भी देश केवल आर्थिक या भौतिक प्रगति करके ही खुश नहीं रह सकता, बल्कि जिस देश के नागरिक संपूर्ण रूप से संतुष्ट और खुशहाल हैं वही देश अग्रणी है। तो इसलिए भूटान में ग्रोस हैप्पीनेस का सबसे ज़्यादा ग्रोस हैप्पीनेस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि जो मानव विकास है उसके 3 प्रमुख आधार स्तंभ है। 3 प्रमुख आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है एजुकेशन यानी शिक्षा, और ये हमने देखा भी है समाज में और विश्व के संदर्भ में कि जिन देशों का शिक्षा का स्तर उच्च होता है वहाँ पर मानव विकास का स्तर भी उच्च पाया जाता है। यदि हम भारत में केरल का उदाहरण लें तो केरल में साक्षरता की दर उच्च पाई जाती है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो उसका मानव विकास सूचकांक में भी पूरे देश में पहले स्थान पर नंबर आता है। तो इसलिए शिक्षा जो है वो मानव विकास के मापन का एक प्रमुख आधार है और पहला आधार है। तो इस शिक्षा में हम 2 पहलुओं को प्रमुख रूप से शामिल करते हैं। एक है प्रौढ़ साक्षरता दर और दूसरा है सकल नामांकन अनुपात। समय समय पर कुछ अन्य पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार शिक्षा के स्तर से हमें समाज के विकास के स्तर का अनुमान होता है। उसके बाद में दूसरा प्रमुख आयाम या स्तंभ है वो है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। हेल्थ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत ने सर्व शिक्षा अभियान और अन्य जो अभियान शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए चलाए, उसी प्रकार स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी चलाई गई। तो स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, अर्थात किसी भी देश के नागरिकों के जीवन की जो औसत आयु है वो कितनी है। जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य होता है
नागरिकों के जीवन की औसत आयु। तो इस प्रकार जिन देशों में विकास का स्तर उच्च होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो वहाँ पर जीवन प्रत्याशा उच्च पाई जाती है और वहाँ पर विकास का स्तर भी उच्च पाया जाता है। तो भारत ने आयुष्मान भारत नामक एक योजना चलाई है, उसी प्रकार राजस्थान में भी चिरंजीवी नामक एक योजना यूनिवर्सल हेल्थ को कवर करने के लिए चलाई गई है। ये सब योजनाएं मानव विकास के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होती हैं। इसी प्रकार तीसरा इसका प्रमुख जो आयाम है वो है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच से तात्पर्य होता है कि किसी भी राष्ट्र में उपलब्ध भौतिक संसाधन तथा उसके नागरिकों में उन संसाधनों को क्रय करने की शक्ति यानी परचेजिंग पावर, अर्थात उस देश के नागरिकों में उन संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता भी होना आवश्यक है। तो इन संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता से पता चलता है कि समाज के सभी वर्ग आसानी से उन संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, उनको क्रय कर सकते हैं और उनका उपभोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार मानव विकास के मापन के यहाँ पर 3 आधारभूत स्तंभ हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। तो इस प्रकार इन तीनों ही स्तंभों का बराबर का योगदान मानव विकास सूचकांक निकालने में लिया जाता है। तीनों का ही 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3 योगदान लेकर के मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो होता है HDI जिसे कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसका प्रास या स्कोर 0 से 1 के बीच होता है। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है एक बार, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि HDI का जो प्रास है वो 0 से लेकर 1 के मध्य होता है और इस प्रास के आधार पर विश्व को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है अति उच्च मानव विकास की श्रेणी। अति उच्च मानव विकास वाले देशों का जो स्कोर होता है HDI का वो 0.800 या उससे अधिक होता है। 0.800 या उससे अधिक वाले देशों को अति उच्च मानव विकास वाली श्रेणी में रखा जाता है। 2020 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की थी UNDP ने 2020 में, उस रिपोर्ट में 66 जो देश हैं वो अति उच्च मानव विकास की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। और इन 66 देशों में एक देश ऐसा है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे अग्रणी है और उसका नाम है नॉर्वे। 2 नंबर पर है आयरलैंड और 3 नंबर पर है स्विट्जरलैंड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अति उच्च मानव विकास वाले जो देश हैं वो अधिकांश देश यूरोपीय देश हैं। इस प्रकार दूसरा जो इसका वर्ग है वो है उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश और यह स्कोर रहता है इसका 0.701 से 0.799 और इसमें कुल मिलाकर 53 देश शामिल किए जाते हैं। इन देशों में भी मानव विकास का स्तर उच्च पाया जाता है, अच्छी योजनाएं हैं और नागरिकों का बेहतर जीवन है। इसके बाद में तीसरा जो प्रमुख वर्ग है वो है मध्यम मानव विकास श्रेणी। मध्यम मानव विकास श्रेणी का जो स्कोर है वो 0.550 से 0.699 के मध्य रहता है और इसमें 37 देशों को शामिल किया जाता है। मध्यम मानव विकास वाले जो देश हैं वो अधिकांश देश अंग्रेजी उपनिवेशों के अधीन रहे हैं, अर्थात उन्होंने गुलामी का दंश झेला है। तो उपनिवेशीय शासन में रह करके इन देशों में अधिक विकास की संभावनाएं विकसित नहीं हो पाई, इसलिए इस प्रकार के देशों का जो मानव विकास का स्कोर है वो 550 से 699 के मध्य रहता है। उसके बाद में लास्ट और आखिरी जो श्रेणी है, चौथी श्रेणी, वो है निम्न मानव विकास की श्रेणी जिसका स्कोर है 0.549 या इससे कम और इस श्रेणी में कुल 33 देशों को शामिल किया जाता है। ये देश ऐसे हैं जिनमें अस्थिरता का वातावरण है, राजनीतिक उपद्रव वहां पर होते हैं, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। पश्चिमी एशिया के देश और कुछ अफ्रीका के देश भी इस श्रेणी में आते हैं जो निम्न मानव विकास दरें रखते हैं। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान में रखना होगा
कि एचडीआई के आधार पर हम मानव विकास के आधार पर देशों को 4 वर्गों में रखते हैं। सबसे पहले आता है अति उच्च मानव विकास वाली श्रेणी, जो कि 0.800 से ऊपर है। उसके बाद दूसरी श्रेणी है उच्च मानव विकास की श्रेणी, जो कि 0.701 से 0.799 के मध्य है। फिर है मध्यम मानव विकास की श्रेणी, जिसका स्कोर 0.550 से 0.699 है। और फिर है चौथी श्रेणी निम्न श्रेणी, जिसका स्कोर है 0.549 या इससे कम। और इस प्रकार इन श्रेणियों में पहली श्रेणी में 66, दूसरी श्रेणी में 53, तीसरी श्रेणी में 37 और अंतिम जो श्रेणी है चौथी, उसमें 33 देशों को शामिल किया गया है। तो ये है मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार ये डेटा बुक में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति मानव विकास में कैसी रही है। तो 2006 की जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत का 126वां स्थान था, 126वां स्थान था। और 2020 की मानव रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां था। कमोबेश कहने का तात्पर्य ये है कि भारत की स्थिति जो है वो मध्यम मानव विकास वाले देशों में गणना की जाती है। इस संदर्भ में भारत को और अधिक यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल एजुकेशन और संसाधनों तक लोगों की पहुंच आदि के लिए और बेहतर तरीके से कार्य करना होगा, ताकि भारत उच्च मानव विकास वाले देशों में शामिल हो सके। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, इस प्रकार का मौलिक रूप से विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है कि भारत की जो मानव विकास दर है वो बहुत ही निम्न रहती है या मध्यम श्रेणी में है। इसको हम उच्च श्रेणी में लाने के लिए क्या क्या प्रयास करें। तो आप इन तीनों बिंदुओं को लेकर के आप अपना आंसर लिख सकते हो कि भारत को शिक्षा के स्तर पर और अधिक प्रयास करने चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाओं को और आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तथा संसाधनों तक लोगों की समान रूप से पहुंच हो, और राजनीतिक और आर्थिक जो वातावरण है वो स्थिर हो, तथा शांति और सद्भाव का वातावरण हो। इस प्रकार इन आयामों को अपना करके, इन नीतियों को अपना करके, अच्छी विकास योजनाओं को अपना करके हम देश को उच्च मानव विकास की श्रेणी में ले जा सकते हैं। धन्यवाद।